नमस्कार। कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं चैप्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अतः सर्वप्रथम हमें इंपीरियल बैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंपीरियल बैंक उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत बड़ी बैंक के रूप में एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती थी। 1955 में इसमें बदलाव किया गया। 27 में जो बदलाव हुए वो इस तरह से ये रिजर्व बैंक की जो स्थापना की चरण हैं वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। 27 जनवरी 1921 को मुंबई, चेन्नई तथा बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी थे पहले के तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, इन तीनों क्षेत्रों के मुंबई, चेन्नई तथा बंगाल, ये प्रेसिडेंसी थी उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में। तो इनमें जो प्रेसिडेंसी बैंकों थीं, उन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 27 जनवरी 1921 को, जिसका उद्देश्य था व्यापारिक बैंकों के कार्यों को अलावा केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करना था। जिसका जो उद्देश्य था, जो बनाकर एक इसलिए की गई ताकि वो केंद्रीय बैंक, जो व्यापारी बैंकों के कार्य है वो तो करती रहे, साथ ही साथ वो केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करे। यानी कि अंग्रेजों ने लगभग इसको केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना, इंपीरियल बैंक को एक केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना के लिए तीनों बैंकों का विलय किया। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाई गई और उसको केंद्रीय बैंक का रूप में प्रस्तुत किया, यानी केंद्रीय बैंक के कार्य उसको दिए गए। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के बाद यह विशुद्ध व्यापारी बैंक हो गया। लेकिन सन 1935 में कुछ जब इसकी 1921 के बाद जब ये केंद्रीय बैंक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाई, तब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और वो स्थापना, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई केंद्रीय बैंक के रूप में, यानी कि वो पूरी तरह से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उसकी स्थापना की गई। वो व्यापारी बैंकों के लिए हिसाब से उसकी स्थापना ना करके केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना की गई। जब केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई तो उसके बाद यह इंपीरियल बैंक पूरी तरह से व्यापारिक बैंक, यानी विशुद्ध व्यापारिक बैंक भी हो गया, यानी कि पूरी तरह से एक व्यापारी बैंक के रूप में कार्य करने लगा। और उस पर सरकार ने उससे अपना नियंत्रण धीरे धीरे कम करने, केंद्रीय बैंक के रूप में नियंत्रण कम करने लग गई। रिजर्व बैंक द्वारा ईडी गोरवाल की अध्यक्षता में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने 1954 में ग्राम शाखा की एकीकृत योजना प्रस्तुत की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इंपीरियल बैंक तथा 10 अन्य बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक का गठन करने के लिए इस स्तुति की गई। यानी कि रिजर्व बैंक ने एक एडी गोरवाल की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की 1954 में स्थापना की थी। और उसने जब ये पाया कि ये ग्रामीण शाख में ग्रामीण इलाकों में ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर रही है, तो इसलिए इस बैंक को एक एकीकृत योजना, यानी कि कुछ बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाने के लिए इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इसमें 10 अन्य बैंकों को मिलाकर यह समूह स्टेट बैंक का समूह बनाया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी कि जो पहले प्रेसिडेंसी बैंक थे उनके लिए उनका एक मिलाकर गठन किया गया था। अब बात करते हैं इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे। जो इसको इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण बनाकर स्टेट बैंक बनाया गया, तो इंपीरियल बैंक के जो मुख्य कारण थे, दोष जो कह सकते हैं हम, वो निम्नलिखित थे।
बैंक पर विदेशियों का आधिपत्य हो गया था, यानी कि इंपीरियल बैंक पर क्या अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, जो बैंक के संचालन भारतीय हितों को ध्यान में रखकर नहीं करते थे। पक्षपातपूर्ण नीति थी। इस बैंक में उच्च पदों पर अंग्रेजी आसीन थे, जिनकी नीतियां पक्षपातपूर्ण थी, क्योंकि वे भारतीयों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते थे, अंग्रेजों को या अंग्रेजों को, विदेशियों को ये सुविधाएं अधिक उपलब्ध कराते थे। अधिकारों का कृषि व्यवसाय की उपेक्षा, यहाँ पर इस बैंक ने पूरी तरह से कृषि बैंक की उपेक्षा, जो कि हमारा कृषि व्यवसाय हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। यानी ना तो उसको ऋण दिए गए, ना किसानों की तरफ से किसी प्रकार से मदद नहीं करती थी। अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। यहाँ पर यह बैंक सदैव कृपा दृष्टि के कारण सरकार की कृपा दृष्टि थी इस पर। बैंक जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी कृपा दृष्टि रहने के कारण इसके कुछ कार्यों में एकाधिकार प्राप्त हो गए थे, जिस वजह से ये उस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगी थी। इसके बाद केंद्रीय बैंक के कार्य में असफलता। केंद्रीय बैंक के कार्य में ये पूरी तरह से असफल हुई, जिसके लिए रिजर्व बैंक की स्थापना अलग से करनी पड़ी। इसीलिए इस बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का क्या महत्व है, क्या कब इसकी स्थापना हुई और क्या इसके उद्देश्य थे, तो समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 16 यानी कि जब 1954 में एडी गौरेवाल ने जो समिति गठित हुई थी एडी की अध्यक्षता में, उसने जो सुझाव दिए थे उसके आधार पर वो 1954 में उसने दिए थे। तो 16 अप्रैल 1955 को लोकसभा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया गया तथा 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। स्थापना के उद्देश्य क्या थे? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी, उसकी स्थापना की गई, उसके उद्देश्य क्या थे? बैंकिंग सुविधाओं का विकास, क्योंकि बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए स्टेट बैंक को इसलिए स्थापित किया गया ताकि ग्रामीण बैंकों में और जहां बैंकों की सुविधाएं नहीं थी उपलब्ध, वहां ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं जनता को प्राप्त हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनका लक्ष्य था, जो उनका वो था कि वो ये चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक की शाखाएं खोली जाएं। तो पहले 5 वर्षों में 400 नई शाखाएं खोली गई, जिनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी। तो ये सहकारी बैंक का विकास। सहकारी बैंक का इस उद्देश्य से पूर्ति हेतु स्टेट बैंक ने राज्य सरकारों को सहकारी शाखा संस्थाओं के खरीदने के ऋण देता था, भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीदता था। इस तरह से ये सहकारी बैंकिंग का विकास करने के लिए उनकी मदद करता था। लघु उद्योगों की सहायता। स्टेट बैंक को यह ऐसा थी कि वह लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराएगा, क्योंकि इसका महत्व यही था कि वो कृषि के शाख पर अधिक महत्व दें, जो इसकी स्थापना का उद्देश्य मुख्य था। इसके बाद शाख नियंत्रण नीति में सहयोग। शाख नियंत्रण नीति में सहयोग से मतलब है स्टेट बैंक का एक उद्देश्य यह निर्धारित किया कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक एवं शाख नियंत्रण नीति में सहयोग करे और उनका पालन वो करवाए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़्यादा शाखाएं नहीं थीं, इसलिए वो, और स्टेट बैंक की काफ़ी शाखाएं थीं, तो इसलिए उनने ये कहा, ये स्टेट बैंक को ये कार्य दिया गया कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक व शाख नियंत्रण नीतियों को पालन करवाए, अन्य बैंकों से करवाया, खुद भी करे। इसके बाद आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति की सहायता। स्टेट बैंक का एक उद्देश्य यह तय किया गया कि टैक्सी व रिक्शा चालकों, छोटे व्यापारियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को उदारता से ऋण दे और स्वरोजगार योजनाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करे, जिससे कि वो अपनी दुर्बल स्थिति से उबर सकें, यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल थी उससे बाहर आ सकें। सरकारी नीति के संचालन में सहायता। सरकारी नीति देश में स्पष्ट बैंकों की कुल जमा राशि का लगभग 1/3 भाग स्टेट बैंक के पास है, अतः एक विशाल बैंक होने के नाते सरकार की आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने में रिजर्व बैंक को इससे सहायता मिलती है। अब आप वह जमा राशि का 1/3 भाग से, क्योंकि यह वही भाग है जो हर बैंक को रिजर्व बैंक को एक अपनी अधिगत पूंजी का कुछ भाग जो रखना पड़ता है वो स्टेट बैंक के पास ही, क्योंकि रिजर्व बैंक की शाखाएं कम हैं। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को ना रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सभी व्यापारिक बैंकें अपनी पूंजी का कुछ अंश जमा के रूप में रखती हैं, तो वहाँ इसका काम यही काम है। इसके बाद
सभा भंडार गृहों के निर्माण में सहायता। भंडार गृह से मतलब है स्टेट बैंक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त भंडार गृहों का यानी कि वेयर हाउस की स्थापना में सहायता करेगा, जिससे कृषि विपणन समितियों तथा भंडार गृह समितियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा सके। इसके बाद धनराशि का हस्तांतरण की सुविधा। स्टेट बैंक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण की संस्थीय सुविधा देकर देश में बैंकिंग प्रणाली के विकास में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूंजी तथा प्रबंधकी, यानी कि उसकी पूंजी किस प्रकार थी और किस प्रकार है और प्रबंध उसका किस प्रकार किया जाता है। स्टेट बैंक की जब स्थापना हुई थी तो उसकी अधिगत पूंजी 200 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस प्रदत्त पूंजी का 93% लगभग 93% रिजर्व बैंक के पास है तथा 7% भाग निजी अंशधारियों के पास है। स्टेट बैंक पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये उस तरह से पूरी तरह से नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, किंतु फिर भी सरकार का लगभग पूरा नियंत्रण है, क्योंकि राज्य सरकारें पूरी तरह से स्टेट बैंक पर ही आश्रित हैं। स्टेट बैंक से ही उनके वित्तीय लेन देन होते हैं। तो यहाँ क्योंकि रिजर्व बैंकें केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार के का काम करती हैं और स्टेट बैंक लगभग राज्य सरकारों के से और तालमेल बिठाकर स्टेट बैंक केंद्रीय सरकार की सहायता करती हैं। इसका प्रबंध केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें न्यूनतम सदस्य 22 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य 27 हो सकते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 2 प्रबंध निदेशक होते हैं, 13 स्थानीय मंडलों के सभापति, केंद्रीय निदेशक मंडल के 2 पदेन सदस्य होते हैं। 13 स्थानीय मंडलों के जो सभापति होते हैं वो केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन सदस्य होते हैं। निजी अंशधारियों द्वारा 2 संचालक तथा 2 से 7 तक भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किए गए संचालक नियुक्त होते हैं। यानी कि 22 तो न्यूनतम संख्या होगी इनके। एक केंद्रीय निदेशक मंडल जो होता है उसमें 22 सदस्य न्यूनतम होंगे और 27 सदस्य मैक्सिमम होंगे। इसके साथ एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 2 प्रबंध निदेशक होंगे, यानी कि 13 स्थानीय मंडल जो हैं, जो इसके लिए निर्धारित किए गए स्थानीय मंडल, वो इसके उसके सब मंडलों के सभापति जो होंगे, यानी कि जो 13 स्थानीय मंडल बनाए गए हैं बैंकिंग परिषद में, उनके सभापति जो होंगे वो केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन सदस्य, यानी कि इसके निदेशक मंडल के पदेन सदस्य होंगे। यानी कि जो भी स्थानीय मंडल इसके हैं उनके 13 स्थानीय मंडल हैं। पूरे देश में स्थानीय मंडल 13 बैंकिंग क्षेत्र में 13 स्थानीय मंडल हैं और उसके जो सभापति हैं, उन मंडलों के जो सभापति हैं वो इसके निदेशक मंडल के पदेन सदस्य होंगे। यानी पदेन सदस्य हैं, यानी कि जैसे ही अगर वो जैसी सभापति बदलेगा तुरंत वो भी उसका वो निदेशक मंडल का, इसके निदेशक मंडल का सदस्य भी बन जाएगा। निजी जो 7% की जो निजी अंशधारियों के पास है पूंजी, उसके 2 संचालक हो सकते हैं तथा 2 से 7 संचालक तक भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किए गए संचालक। यानी रिजर्व बैंक परामर्श करता है भारत सरकार के भारत सरकार के द्वारा जो रिजर्व बैंक के परामर्शकर्ता होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। उनके नियुक्ति से संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं 2 से 7 तक। भारत सरकार की सहमति से होंगे और रिजर्व बैंक के परामर्श से होंगे। भारत सरकार द्वारा किए जाएंगे और रिजर्व बैंक के परामर्श से किए जाएंगे 2 से 7 संचालक। धन्यवाद।